नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। हमारे देश में नगर निगम के चुनावों को गंभीरता से नहीं लिया जाता और कोई उन्हें मेन स्ट्रीम चुनावों जितना भाव भी नहीं देता। लेकिन अगर दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हो रहा हो तो पूरे देश की नजरें एक ना एक बार चुनावों के स्कोरबोर्ड पर चली ही जाती हैं, क्योंकि कई बार इन नतीजों से एक राजनीतिक इशारा मिलता है। आज दिल्ली के नगर निगम चुनाव के नतीजे सिर्फ इशारा नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये नतीजे दिल्ली की केजरीवाल सरकार को झटके यानी शॉक दे रहे हैं। दिल्ली की तीनों नगर निगमों के 270 वार्ड्स पर हुए चुनावों में बीजेपी ने 181 वार्ड्स जीते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 48 वार्ड्स ही जीत पाई है। आज से 2 वर्ष पहले 2015 में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन आज एमसीडी के चुनाव में वो 67 वार्ड्स भी नहीं जीत पाई। आखिर क्या वजह है जिस पार्टी को दिल्ली वालों ने 2 वर्ष पहले सिर आंखों पर बिठाकर जबरदस्त जीत दिलवाई थी, आज वही दिल्ली वाले उस पार्टी को नगर निगम में बैठने लायक भी नहीं समझते? इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे और इन नतीजों में छिपा राजनीतिक इशारा भी आपको समझाएंगे। वैसे आज नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक बार फिर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाने लगी है, लेकिन हमें लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल को वोटिंग मशीन की बजाय अपनी पार्टी की मशीन पर सवाल उठाना चाहिए। इसके बाद हम आपको पाकिस्तान से आई एक दर्दनाक खबर दिखाएंगे। आज पाकिस्तान के एक सिख परिवार के आंसू देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। यह परिवार आज रो रो कर पूरी दुनिया से कह रहा है, या तो हमें मार दो या हमें यहां से उठा लो। पाकिस्तान के इस परिवार की एक बेटी का अपहरण करके जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का पूरा सिस्टम और वहां के लोग गुंडागर्दी करने वाले लोगों का ही साथ दे रहे हैं, उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अपनी मुहिम इंडिया फाइट्स बैक के तहत आज हम पाकिस्तान में फैली इस धार्मिक गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारी टीम ने पाकिस्तान में जाकर इस खबर की रिपोर्टिंग की है और आज शुरुआत में ही मैं आपको इस परिवार की तकलीफें और आंसू दिखाना चाहता हूं, ताकि आपके विचारों में ये खबर अभी से अपनी जगह बना ले। हमें ये बताया गया कि आपकी भतीजी इस तरह मुसलमान हो गई और इस्लाम कबूल कर लिया और निकाह भी पढ़ लिया। हम पूरी दुनिया को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि या तो हमें मार दो या इधर से उठा लो। आज कितने दिन हो गए, एक और इस दर्दनाक खबर के बाद आज हम आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की फायर पावर दिखाएंगे। इन दोनों देशों के आसपास के इलाके बहुत संवेदनशील हो चुके हैं और किसी एक देश की हरकत दूसरे को उकसा सकती है और उसके बाद एक भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। इस युद्ध के लिए एक तरफ नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर नॉर्थ कोरिया को जवाब देने की रणनीति बना रहे हैं। हमारे पास इन दोनों पक्षों के युद्ध अभ्यास की तस्वीरें आज आई हैं जो आपको हैरान कर देंगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देखते हैं नॉन-स्टॉप न्यूज में। दिल्ली नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव में बहुमत हासिल किया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने 104 में से 70 सीटें जीती, जबकि आम आदमी पार्टी को 16 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली। उत्तर दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने 103 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी को 21 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने 63 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी को 11 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। कुल मिलाकर तीनों नगर निगमों की 270 सीटों में से बीजेपी को 181 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी को 48, कांग्रेस को 30 और अन्य को 11 सीटें मिली। निगम चुनाव में जीत पर दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए पीएम ने ट्वीट किया, बीजेपी में भरोसा जताने के लिए दिल्ली के लोगों का आभारी हूँ। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कठिन मेहनत की बदौलत एमसीडी की जबरदस्त जीत मुमकिन हो सकी। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में नेगेटिव राजनीति की हार हुई है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है
कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। दिल्ली में जबरदस्त हार के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आए। केजरीवाल ने एक ट्वीट करके बीजेपी को जीत की बधाई दी और दिल्ली के विकास के लिए एमसीडी के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। लेकिन हार की वजह के बारे में केजरीवाल कुछ नहीं बोले। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। सिसोदिया के उलट केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ किया कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। एक हमारी कमी तो जरूर रही होगी, जरूर हम जनता तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाए होंगे। हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, ये एक सच्चाई है। हार के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा और सोमनाथ भारती ने अपने अपने पदों से इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक दिलीप पांडे ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली नगर निगम में हार के बाद कांग्रेस में भी इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने अपने अपने पद से इस्तीफा दिया। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि एक वर्ष लगातार मैं कम से कम एक वर्ष मैं और कोई पद पार्टी में नहीं लूंगा और एक साधारण कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी में कार्य करूंगा। I think I have to take the responsibility. I have sent in my resignation letter to Congress President. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने माकन पर निशाना साधते हुए कहा कि कमजोर प्रचार की वजह से कांग्रेस हारी। बहुत सारे लोग आते मुझे इनवाइट करने के लिए कि आप आइए, वो बिल्कुल मना कर दिया गया था। मैं कहीं नहीं गई, एक भी जगह नहीं गई जहां मैंने जाके कहीं प्रचार किया हो। बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुकमा के शहीदों के अपमान का आरोप लगाया है। सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 6 जवानों के पार्थिव शरीर कल रात पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पर न तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, न ही बिहार सरकार का कोई मंत्री। उस वक्त नीतीश कुमार एयरपोर्ट के पास ही एक कार्यक्रम में मौजूद थे। इतना ही नहीं, जब एयरपोर्ट से शहीदों के पार्थिव शरीर को लेकर ट्रक निकला तो उसे भी रास्ते में नीतीश के काफिले की वजह से रोक दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बिहार के मुख्यमंत्री को शहीद परिवारों से और देश से क्षमा मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री सिनेमा का आनंद उठा रहे थे और केवल 1 फरलांग या आधे किलोमीटर की दूरी पर पटना हवाई अड्डा है। शहीदों के शव वहां पहुंचे, न मुख्यमंत्री गए न डिप्टी सीएम गए। अजीत डोवल को नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक एनएसए डोवल की अगुवाई में एक कमेटी बनेगी जो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई का एक्शन प्लान तैयार करेगी। डीजी नक्सल ऑपरेशन का दफ्तर भी बस्तर में शिफ्ट किया जा सकता है। पीएमओ ने सुकमा हमले पर गृह मंत्रालय से रिपोर्ट भी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने घने जंगलों में छुपे नक्सलियों के मूवमेंट का पता लगाने के लिए एडवांस राडार खरीदने का फैसला किया है। राजीव राय भटनागर को सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया डीजी बनाया गया है। ये पद करीब 2 महीने से खाली था। भटनागर 1983 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डीजी रह चुके हैं। आरके पचनंदा को आईटीबीपी का नया डीजी नियुक्त किया गया है। पचनंदा फिलहाल एनडीआरएफ के डीजी हैं। 30 जून को मौजूदा डीजी कृष्णा चौधरी के रिटायर होने के बाद पचनंदा नया पद संभालेंगे। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस गुटबाजी में घिर गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। इसके विरोध में अभी तक गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रहे गुरुदास कामत ने पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। कामत ने कहा है कि वो पार्टी में सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की मां की ओर से एक याचिका भारत ने पाकिस्तान सरकार को दी है। जाधव को सुनाई गई सजा के खिलाफ उनकी मां ने अपील की है। साथ ही जाधव की मां ने अपने बेटे की रिहाई के लिए पाकिस्तान सरकार से दखल देने की मांग की है और उनसे मिलने की इच्छा जताई है। अपील जो है जो 40 दिन के अंदर दर्ज होनी थी वो हमने की है और हम ये चाहते हैं कि कुलभूषण जाधव को जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया।
पाकिस्तान के विदेश सचिव से मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायुक्त ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद मुहैया कराने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया। खेती से आमदनी पर इनकम टैक्स लगाने से सरकार ने इनकार किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई देते हुए कहा है कि ना तो सरकार की ऐसी कोई योजना है और ना ही ये केंद्र के संवैधानिक अधिकार में आता है। नीति आयोग ने सरकार को सौंपे विजन डॉक्यूमेंट में कृषि से होने वाली आय पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। हालांकि आज नीति आयोग ने भी सफाई दी है कि अपने 3 साल के एक्शन प्लान में उसने कृषि पर टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। चुनाव चिन्ह मामले में शशिकला नटराजन के भतीजे दिनाकरण को आज गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आज चेन्नई में AIADMK मुख्यालय में लगे शशिकला नटराजन के पोस्टर हटा दिए गए। दिनाकरण पर 2 पत्तियों वाला चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए 50 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने दिनाकरण के खिलाफ 17 अप्रैल को FIR दर्ज की थी। जेट एयरवेज ने फ्लाइट में भारतीय महिला पर नस्लीय टिप्पणी करने वाले पायलट को ड्यूटी से हटा दिया है। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट कर आरोपी विदेशी पायलट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। हरभजन सिंह ने ट्वीट करके कहा था कि जेट एयरवेज के पायलट बर्नार्ड हॉस्टलिन ने भारतीय यात्री को गाली देते हुए फ्लाइट से बाहर जाने को कहा, जबकि वो यहाँ जॉब कर रहा है। पायलट ने न सिर्फ महिला के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी की, बल्कि उसके साथ हाथापाई भी की और एक दिव्यांग को भी अपशब्द कहे। हरभजन के ट्वीट पर तुरंत हरकत में आते हुए जेट एयरवेज ने महिला से माफी मांगी और मामले की जांच जारी होने की बात कही। जम्मू कश्मीर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आज से 1 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सहित 22 सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी। महबूबा सरकार के मुताबिक इनका इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी काम के लिए किया जा रहा था। इससे पहले छात्रों के प्रदर्शन के बाद 17 अप्रैल से मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी। आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। प्रशासन ने श्रीनगर के लाल चौक इलाके में कॉलेज और स्कूल बंद करा दिए। इस बीच आर्मी ने कहा है कि कश्मीर के हालात सुधारने के लिए वो आतंकवादियों का एनकाउंटर करती रहेगी। पिछले साल ज्यादा लोग आए थे, इस साल अभी तक हमने रोक के रखा हुआ है। बर्फ ने भी हमारा साथ दिया है, ये भी मैं मानता हूँ। जो यहाँ पर मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन चलती रहेगी। छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना उड़ान का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला से करेंगे। उड़ान स्कीम का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इसमें 1 घंटे तक विमान सफर या 30 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 2500 रुपया किराया फिक्स किया गया है। अभी देश में 70 एयरपोर्ट्स को उड़ान स्कीम से कनेक्ट किया जाएगा। पिछले महीने 5 एयरलाइंस को 128 रूट पर उड़ने की इजाजत दी गई है। उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक, और जो मैं नारा जो है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ वो यह है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे बैठेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 30,000 के आंकड़े से ऊपर बंद हुआ। नया रिकॉर्ड बनाते हुए शेयर बाजार दिन भर 30,000 से आगे बना रहा। सेंसेक्स ने 30,167 पॉइंट तक पहुंचने का नया रिकॉर्ड भी बनाया और 30,133 के आंकड़े पर बंद हुआ। निफ्टी भी 40 अंकों की बढ़त के साथ 9,346 के स्तर पर पहुंचा। 30,000 अंकों का रिकॉर्ड बनने की खुशी में BSE में 30 किलोग्राम का केक काटा गया। आज लगभग 20-22 बरस हो गए, आज हिस्ट्री बनी है जब सेंसेक्स 30,000 के ऊपर कंक्लूसिवली क्लोज हुआ है। इससे पहले सेंसेक्स ने 2 बार 30,000 का आंकड़ा पार किया है। पश्चिम बंगाल के हुगली में नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 70 लोग अभी भी लापता हैं। भदेश्वर इलाके में तेलिनी पारा घाट पर हादसा उस वक्त हुआ जब लोग बोट का इंतजार कर रहे थे। हाई टाइड की वजह से घाट पर बनी जेटी टूट गई। जेटी पर करीब 200 लोगों में से 18 को गोताखोरों ने बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में बांग्लादेश की सीमा के पास BSF के जवानों ने 100 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया है। ये सुरंग फतेहपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास बनाई जा रही थी। BSF ने पशु तस्करी के लिए सुरंग खोदे जाने की आशंका जताई है। बहुत सीरियस बात है। टनल मिल गया है, वो बांग्लादेश साइड में आ गया। हम लोग के पास खबर मिलने के बाद हम लोग पुलिस और हायर अथॉरिटीज को बता दिया। सुरंग भारतीय सीमा के अरुआ घाट गाँव से 200 मीटर की दूरी पर बने चाय के बागान के नीचे खोदी जा रही थी।